हे गाइस, हाल ही में मैंने ली क्रॉनेंस द मम्मी मूवी देखी है जिसे डायरेक्ट किया है ली क्रॉनेंस ने। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट स्कैरिएस्ट मूवी ऑफ द 2026 रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बिना देरी किए कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत इजिप्ट की एसवान नामक शहर में होती है, जहां हम एक फैमिली को कार में बैठकर एंजॉय करते देखते हैं। इसमें माँ, पिता और दो बेटा और एक बेटी थी। दोस्तों यहाँ सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट माँ बहुत सीरियस। फिर ये सब अपने घर लौटकर आ जाते हैं तो घर में देखते हैं कि इनका पेट बर्ड मरा हुआ था। फिर हम देखते हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर के सैलार में जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि सैलार में एक पिरामिड था। फिर ये लोग उसके अंदर जाते हैं और यहाँ हम एक ब्लैक बेसल्ट सैक्रोफाइगस को देखते हैं। दोस्तों नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये एक ऐसा सैक्रोफाइगस था जो लावा से बने स्टोन से बनता है, जिसका यूज पहले के लोग इम्पोर्टेंट और पावरफुल लोगों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए करते थे, ताकि बॉडी सेफ रहे और टाइम के साथ डैमेज ना हो। फिर ये लोग इस सैक्रोफाइगस को चेन की मदद से ओपन करते हैं और इसमें एक मम्मी होती है। फिर वो लेडी अपने हस्बैंड से पूछती है कि मम्मी जिंदा है, तो हस्बैंड बोलता है नहीं, और वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। और तभी अचानक से मम्मी में मूवमेंट आती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी है, और अचानक हस्बैंड के गले में चेन डल जाती है और वो हवा में होता है। फिर वो खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ से सीन चेंज होता है, जिसमें हम इजिप्ट के कायरो शहर में एक हंसते खेलते फैमिली को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम होता है चार्ली कैनन, जो एक टीवी इन्वेस्टिगेटर था, और वाइफ लरीसा जो प्रेग्नेंट थी, और उसके दो बच्चे थे, केटी और सेबेस्टियन। फिर यहाँ हम देख पाते हैं कि केटी और चार्ली दोनों मॉर्स कोड में बात करते हैं, और एक दिन लरीसा किसी काम से बाहर होती है और चार्ली बच्चों का ध्यान रख रहा होता है। दोस्तों तभी केटी घर के गार्डन में खेलने जाती है। फिर गार्डन की दूसरी साइड से एक अनजान औरत केटी से बात करने लगती है। गाइस ये वही औरत है जिसे हमने अपनी फैमिली के साथ स्टार्टिंग में देखा था, और यहाँ पर ये लेडी खुद को मैजिशियन बता रही थी और केटी के साथ बात कर रही थी और छोटे मोटे मैजिक भी दिखा रही थी। फिर वो केटी को चॉकलेट खाने को देती है, और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मैजिशियन की बेटी लायला केटी की दोस्त है, और ये मैजिशियन भी कुछ दिनों से केटी के कांटेक्ट में है। फिर वो मैजिशियन बोलती है कि वो एक खास फ्रूट लाई है जो चॉकलेट से भी बहुत अच्छा है, और एक एप्पल देती है जिसमें से एक इंसेक्ट निकलकर सीधे केटी के मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे केटी चोक करने लगती है। गाइस दूसरी ओर हम चार्ली को देखते हैं जो फोन पर होता है, और कबर्ड में उसे सेम चॉकलेट के बहुत सारे रैपर्स दिखते हैं। तो उसे शक होता है कि केटी को कोई अनजान इंसान चॉकलेट तो नहीं देता। तो फिर वो केटी को ढूंढते हुए गार्डन एरिया में जाता है, तो वहाँ वो देखता है कि गार्डन के फेंस टूटी हुई दिखती है। तो वह बाहर जाता है और केटी को ढूंढता है, तो उसे एक औरत दिखती है जो एक बच्चे को लेकर भाग रही होती है। चार्ली उसका पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ ही नहीं पाता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चार्ली और लवीसा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो अपनी बेटी के लापता होने की कंप्लेन लिखवाने आए होते हैं, जहां सीनियर डिटेक्टिव चार्ली और लवीसा पर ही शक करते हैं कि यही दोनों ही अपने बेटी को गायब किए होंगे और नाटक कर रहे हैं, जिस पर चार्ली जोर से भड़क जाता है। और हम यहाँ पर डालिया झांकी नाम की एक डिटेक्टिव को भी देखते हैं, जो कि अपने सीनियर डिटेक्टिव की बातों से असहमत होती है। यहाँ पर चार्ली और लरीसा को पुलिस की कुछ खास मदद नहीं मिलती है, वो केटी को नहीं ढूंढ पाते। गाइस यहाँ पर कहानी 8 साल बाद पर आती है, जहाँ पर चार्ली और लरीसा अब तक साथ हैं, और केटी को अभी भी ये लोग भूल नहीं पाए हैं, हालांकि वो मिली भी नहीं है। इनका जो बेटा है सेबेस्टियन वो भी बड़ा हो चुका है, और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम मॉड है। ये लोग अब न्यू मैक्सिको में रहते हैं, जहाँ लवीशा की मॉम कार्विन भी रहती है, जो एक कैथलिक है। एंड यहाँ से सीन चेंज होता है, हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी साइकिल की चेन को ठीक कर रहा होता है,
और बैकग्राउंड में एक मिनी प्लेन क्रैश होता दिखाई देता है। फिर वो लड़का क्रैश साइट के पास जाता है और दोनों पायलट खत्म हुए मिलते हैं और वहीं पर एक सैक्रिफाइस भी दिखता है जिसे स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। तुरंत इस क्रैश की रिपोर्ट अथॉरिटीज को दी जाती है और दो आर्कियोलॉजिस्ट सैक्रिफाइस को लैब में ले जाकर चेक करते हैं तो अंदर एक बच्ची की मम्मी होती है और जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट इस मम्मी के कुछ लेयर्स निकालते हैं तो मम्मी अचानक जिंदा हो जाती है। गाइस, ऐसा लग रहा था कि मानो जिंदा बच्ची को बंद कर दिया गया है और इस बच्ची की हालत बहुत खराब थी। एंड जिन लेयर्स को मम्मी पर से निकाला गया था उस पर कुछ अजीब से इंक्रिप्शंस लिखे हुए थे जिन्हें समझ पाना अभी मुश्किल था। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग कि ये और कोई नहीं, केटी ही थी जो कि 8 साल पहले लापता हो गई थी। ऐसे में चार्ली को कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उनकी 8 साल पहले गायब हुई बेटी मिल गई है, जिससे चार्ली और लरीसा बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। गाइस, केटी से मिलने से पहले डॉक्टर वार्न करते हैं कि केटी अब पहले जैसी नहीं रही है। वो ट्रॉमा के कारण ऐसे स्टेट में चली गई है जिसमें वो बात भी नहीं कर सकती है और उसकी स्किन भी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है और चार्ली और लरीसा को उसके पास ध्यान से जाना होगा। फिर दोनों केटी से मिलने जाते हैं जहाँ पर केटी बहुत अलग दिख रही थी, जिंदा मम्मी की तरह। चार्ली और लरीसा डिसाइड करते हैं कि वो इसे अपने घर पर लेकर जाएंगे और वहीं उसका ध्यान रखेंगे। वैसे मैं बता दूं, केटी के केस में जो डिटेक्टिव डालिया वर्क कर रही थी वो इस बार चार्ली को प्रॉमिस करती है कि वो केटी के साथ इन 8 सालों में क्या हुआ उसका पता लगा कर रहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली और लरीसा केटी को लेकर घर आते हैं और उसको रूम में लेकर जाते हैं। सेबेस्टियन केटी को देखकर शॉक हो जाता है और मॉड तो एक्साइटेड थी क्योंकि वो केटी से पहले मिली ही नहीं थी। फिर केटी को बेड पर लेटाया जाता है और कार्मिन उसके लिए प्रेयर पढ़ती है और अचानक केटी कार्मिन को घूरने लगती है और अपने सिर से टक्कर मारकर कार्मिन का नाक तोड़ देती है। फिर केटी अजीब तरीके से चिल्लाती है और डरावने तरीके से अपनी बॉडी को डिस्टॉर्ट करती है। फिर रात होते ही केटी अपने घर में पोसेस्ड इंसान की तरह भाग दौड़ करने लगती है। लवीसा और चार्ली केटी को देखकर उसका पीछा करते हैं और जहाँ केटी को देखते हैं कि वो एक बिच्छू को पकड़कर खा रही होती है और वो केटी को उसके रूम में लॉक कर देते हैं। फिर चार्ली को डालिया से उन इंस्क्रिप्शंस वाले पार्चमेंट की फोटो मिलती है जिसमें केटी लिपटी हुई थी। चार्ली उन्हें स्टडी करना शुरू करता है। चार्ली को ये जानना था कि इन 8 सालों में आखिर केटी के साथ हुआ क्या था। फिर अगले दिन लरीसा और कार्मिन केटी को साफ कर रहे थे, उसे ग्रूम कर रहे थे। तभी लरीसा देखती है कि केटी के नाखून बहुत बढ़ गए हैं तो उसे नील कटर से काटने लगती है। लेकिन जब वो अंगूठे के नाखून को काटने लगती है तो उसकी स्किन ही उखड़ जाती है और केटी बहुत वायलेंट हो जाती है। इस इंसिडेंट से लरीसा टूट जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख पा रही। इधर चार्ली को घर के रग में कोई चिपचिपा सा पदार्थ मिलता है जो बहुत अजीब होता है। चार्ली अब अपनी बेटी को चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो लरीसा को बहुत ही उदास देखता है। लरीसा चार्ली से आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि वो अपनी बेटी का ख्याल रखने के बजाय फालतू चीजों में उलझा हुआ है कि केटी के साथ 8 सालों में आखिर क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू लरीसा कि चार्ली अभी तक पास्ट में अटका हुआ है जबकि उसे प्रेजेंट में केटी का ध्यान रखना चाहिए। और हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि केटी के गायब होने का ब्लेम सिर्फ चार्ली पर लगाया जाता है। बट चार्ली भी कहता है कि केटी को चॉकलेट तो कई दिनों से दिया जा रहा था तो ये सब ध्यान तो लवीसा को भी रखना चाहिए था। गाइस, बेसिकली दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हो रही होती है और वो एक दूसरे को ब्लेम ही कर रहे होते हैं। फिर लवीसा बहुत इमोशनल हो जाती है और केटी को कहती है कि वो कुछ तो बोले बट केटी उस पर थूक देती है। खैर, इसके बाद चार्ली केटी के गिरे हुए व्हील चेयर को उठाने जाता है तो उसे उसमें वही इंक्रिप्शंस वाले पार्चमेंट्स लटके हुए मिलते हैं।
जिसे चार्ली अच्छी तरह से देखता है तो और भी लेयर्स निकलते हैं जिस पर एशियंट लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा होता है, जिसे डिकोड करने के लिए वो कॉलेज जाता है जहाँ वो आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर बिक्सलर से मिलता है, जहाँ प्रोफेसर बिक्सलर कहते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में इन इंस्क्रिप्शंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देन उसी रात जब चार्ली केटी से बात करता है तो केटी बहुत अजीब तरीके से दांत बजाने लगती है। तो चार्ली सोचता है कि हो सकता है ये केटी का एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, बट सडन उसे समझ आता है कि केटी के दांत बजाने का पैटर्न एक्चुअली में मॉर्स कोड है। ऐसे में वो उसे नोट डाउन करता है और उसे डिकोड करने पर एक नाम सामने आता है जो है लायला। फिर चार्ली डिटेक्टिव डालिया को ये नाम बताता है तो डालिया कहती है कि क्या 8 साल पहले केटी किसी लायला को जानती थी या फिर कोई रिलेटिव था या कोई फ्रेंड। तब ये सुनकर चार्ली केटी के सामान का पुराना बॉक्स खोलता है जिसमें उसे ढेर सारे कार्ड्स वगैरह मिलते हैं और उसी में एक कार्ड मिलता है जो लायला खलील ने दिया था जिस पर उसी चॉकलेट के रैपर मिलते हैं जो 8 साल पहले केटी के गायब होने के दौरान मिले थे। और इस कार्ड से ये भी पता चलता है कि लायला कभी केटी की दोस्त हुआ करती थी। इधर मॉड को केटी के कमरे से आवाज आती है तो वो कमरे के दरवाजे के पास आती है तो केटी एकदम से क्रिपी वॉइस में मॉड से बात करती है, जबकि हम तो जानते ही हैं कि केटी बात ही नहीं कर सकती। और फिर केटी यहाँ पर कहती है कि वो मॉड से बात करके उससे जान पहचान करना चाहती है और तभी अचानक से केटी कहती है कि वो मॉड को टेस्ट करना चाहती है। ये सुनकर मॉड भागती है लेकिन केटी डिमोनिक चैंट करना शुरू कर देती है और मॉड वहीं पर हवा में लेविटेट करती है फिर नीचे गिर जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि मॉड पर शैतानी प्रभाव पड़ चुका है। इधर दूसरी तरफ चार्ली उस लेटर की फोटो डालिया को भेजता है जो उसे केटी के सामान में से मिला था और डालिया लेटर इस टाइम से पता लगा लेती है कि ये लेटर इजिप्ट एस्वान से आया था और एस्वान में सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस था, तो ये पता लगाना मुश्किल हो गया था कि वो लेटर आखिर आया कहाँ से था। डालिया वहाँ के इमेजेस चेक करती है, उसे वहाँ एक नेक्टरिन फ्रूट्स का बागान दिखता है जो बहुत वियर्ड था। गाइस, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके आसपास भी नेक्टरिन फ्रूट्स मिला था। फिर डालिया वहाँ सर्च करने निकल जाती है और इधर चार्ली प्रोफेसर बिक्सलर के पास जाते हैं जो उन पार्चमेंट के इंस्क्रिप्शंस को डिकोड कर चुके थे और वो बताते हैं कि ये लैंग्वेज बहुत पुरानी है, लगभग 3000 बीसी के पहले की है, जो कि किसी सेरेमोनियल बाइंडिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। जो 7 इंस्क्रिप्शंस चार्ली ने प्रोफेसर को दिया था जिसमें एक वर्ड बार बार आ रहा था जो कि है नेस्मरेनियन। तो चार्ली पूछता है कि ये नेस्मरेनियन क्या है, तो प्रोफेसर एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो एशियन डेमोनोलॉजी पर था। इसमें लेक्चरर बता रहा था कि नेस्मरेनियन एक ऐसा डेमन था जो इंसानों के बीच ही शैडो की तरह रहता था। ये बाप बेटे को लड़वा सकता था और माँ को अपने ही बच्चों को दफन करने में मजबूर कर देता था, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय ऑफ द फैमिली भी बोला जाता था। एक फैलने वाली बीमारी की तरह यह नेस्मरेनियन एक इंसानों से दूसरे इंसानों में प्रवेश करता था, लेकिन 2000 बीसी के अराउंड इसके कांड खत्म हो गए थे, जैसे इसको किसी रिचुअल से बांध दिया गया हो। और ये सब सुनकर चार्ली वॉज शॉक्ड कि केटी के अंदर कहीं ये नेस्मरेनियन तो नहीं है। गाइस, दूसरी ओर हम डालिया को देखते हैं जो एस्वान के उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसे केटी के किडनैपर के होने का शक होता है और डालिया को हम एक घर में देखते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो घर के सेलार में जाती है। गाइस, ये वही घर था जिसे हमने शुरुआत में देखा था और डालिया अच्छे से छानबीन करती है जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ किसी तरह का तो रिचुअल किया गया है। और डालिया जब वापस कमरे में आती है तब वहाँ वही मैजिशियन लेडी आ चुकी होती है और डालिया पर हमला कर देती है, लेकिन ऐन वक्त पर डालिया उसे शूट कर देती है। फिर वही एक दूसरी लड़की आ जाती है, डालिया को देखते ही भागने लगती है और डालिया उसका पीछा करती है। फिर एक जगह पर उसे खुदाई करते पाती है और देखती है कि उसके हाथ में एक बॉक्स है
जिसे खोलने पर एक कैसेट दिखता है जिस पर केटी का नाम लिखा होता है। फिर डालिया उसे जब्त करती है और साथ ही इस लड़की को भी हिरासत में लेती है और पूछताछ में भी वो लड़की बताती है कि उसका नाम लायला है। हाँ गाइस, ये वही लड़की है जो केटी की दोस्त हुआ करती थी। लायला की जीभ कटी हुई थी, इसलिए वो क्लियरली नहीं बोल पाती थी। और लायला बताती है कि एक बार वो अपनी माँ की सच्चाई बताने की कोशिश की थी, तो उसका ये हाल उसकी माँ ने ही कर डाला था। ये लोग सैक्रोफाइगस को एसवान से शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि वो एरिया फ्लड होने वाला था, लेकिन प्लेन ही क्रैश हो गया जिसमें उसके दोनों भाई मारे गए। दैट मीन्स गाइस, जिसे हम पायलट कह रहे थे वो लायला के ही भाई थे। यानी स्टार्टिंग में जो फैमिली हमने देखी थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे थे, लायला की ही फैमिली थी। ये सब सुनकर डालिया लायला को सब कुछ लिखने कहती है और असल में उसकी माँ करती क्या थी और कैसेट को भी देखती है। फाइनली डालिया को सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके होते हैं, तो वह चार्ली को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो उसको इन 8 सालों में केटी के साथ हुआ क्या था ये बता सके। लेकिन चार्ली से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो वो डिसाइड करती है कि वो उसे घर जाकर ही सब कुछ बताएगी। यहाँ से सीन चेंज होता है जिसमें हम मॉड को देखते हैं जो बिल्कुल ही बदल चुकी थी और वो स्कूल में अपने ही टीचर से मिसबिहेव करती है, जिसकी वजह से चार्ली को स्कूल बुलाया जाता है और चार्ली मॉड को लेकर घर आने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी वो अपने ही भाई को गंदे गंदे इशारे करने लगती है जो बहुत वियर्ड था। और दूसरी तरफ कार्मिन केटी के कमरे में होती है जो केटी के लिए प्रेयर कर रही होती है और केटी अचानक डेमोनिक वे में बात करती है और कार्मिन पर हमला कर देती है। और कार्मिन भी यहाँ कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो डेमोनिक पावर्स का यूज करके दरवाजे को बंद कर देती है और यहाँ पर हंसने लगती है और सुपर नेचुरल पावर से क्रॉस वाले चेन से ही कार्मिन का गला घोटते हुए उसे ऊपर उठाकर हवा में खिड़की के बाहर फेंक देती है और कार्मिन सीधे चार्ली के कार पर जाकर गिरती है और अचानक से वहाँ 4 कायोटीज आकर कार्मिन को खाने लगते हैं। इस हॉरिबल सीन को देखकर सभी शॉक में होते हैं, बट मॉड खिलखिलाकर हंसने लगती है और यहाँ पर कार्मिन खत्म हो चुकी होती है, जिससे लविसा बहुत सदमे में होती है। गाइस, इसके बाद हम कार्मिन की एक वेक सेरेमनी देखते हैं जहाँ पर अजीबोगरीब चीजें होने लगती है और मॉड तो अपने ही सारे दांत उखाड़कर कार्मिन की बॉडी के पास जाती है और उसके डेंचर्स निकाल कर पहन लेती है जो बहुत अजीब था। इधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि केटी सेबेस्टियन को भी उल्टी सीधी बात बोल रही थी। वो कहती है कि तुम ही मुझे गार्डन में भेजे थे जिसकी वजह से मैं गायब हो गई थी और मेरा ये हाल हो गया। एंड ये सब बातों से सेबेस्टियन अफेक्ट होने लगता है और वहीं केटी अपने बंद रूम के फ्लोर को तोड़कर सीलिंग को रोल करने लगती है और फिर कार्मिन की बॉडी के ऊपर आकर उसे खाने लगती है और तो और उसका खून भी पीने लगती है। ये सब भयानक दृश्य देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। इनफैक्ट लविसा तो केटी को अब यहाँ रखना भी नहीं चाहती। फिर केटी को व्हील चेयर से बांध देते हैं और उसके कमरे में मल्टीपल लॉक्स लगाए जाते हैं और एक इंसान हर समय कमरे के बाहर निगरानी करता है ताकि केटी बाहर ना आ पाए। केटी यहाँ अजीब आवाजें निकाल रही थी और सुपरनेचुरल पावर से व्हील चेयर को हवा में उठाकर बार बार पटक रही थी। उसी दौरान डालिया चार्ली के घर पर आती है और वहाँ उस कैसेट को भी लेकर आई थी जिसमें केटी के साथ उस मैजिशियन ने क्या किया और क्यों किया था। ये सब डालिया चार्ली और लविसा को दिखाती है, जिसमें उस मैजिशियन लेडी का एशियन फैमिली सीक्रेट होता है और हमें पता चलता है कि वो लोग नस्मरेनियन डीमन को बाइंड करके रखते हैं। डीमन को कंट्रोल करने के लिए रिचुअल ममिफिकेशन होती है जिसमें इंस्क्रिप्शंस वाले बैंडेजेस लाइव स्किन में लपेटी जाती है और जैसे ही स्क्रिप्चर्स हटाई जाती है तो डीमन उतना ही पावरफुल होते जाता है।
दैट मीन्स डीमन तो खत्म नहीं होते हैं, इसलिए उसे किसी तरीके से बाइंड करके किसी इंसान की बॉडी में रखा जाता है, और जब एक ह्यूमन होस्ट खत्म होने लगता है तो उसे दूसरी बॉडी में डाला जाता है। एंड ये मैजिशियन किसी एशियंट कल्ट की हिस्सा थी। नेस्मरेनियन को बाइंड करने के लिए किसी बच्चे की ही बॉडी आइडियल होती थी, जिससे लंबे समय तक यह रह पाए। केटी वाली कैसेट में हम देखते हैं कि कुछ कल्ट के लोग मास्क पहनकर चैंटिंग कर रहे थे। फिर केटी को पुराने शरीर के ऊपर में लाया जाता है और चैंटिंग से पुराने होस्ट के मुंह से कोई काला लिक्विड निकलकर केटी के मुंह में जाता है, और इस रिचुअल से नेस्मरेनियन केटी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। वैसे तो ये लोग उस सैक्रोफाइगस में केटी को जिंदा रखते जब तक उसकी ओल्ड एज ना आ जाए, लेकिन हुआ क्या ये तो हम देख ही चुके हैं। नेस्मरेनियन के होस्ट का ये खुलेआम घूमना खतरनाक था, क्योंकि ये परिवार के साथ साथ पूरी कम्युनिटी को भी बर्बाद कर सकता था। और चार्ली की फैमिली पर इसका क्या असर हुआ ये तो हम देख ही सकते हैं। 2000 BC से नेस्मरेनियन का असर खत्म सा हो गया था, तभी से ही शायद ये लोग बाइंडिंग वाले रिचुअल शुरू किए होंगे। सो गाइस, ये सब देखकर लरीसा और चार्ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट चार्ली तो शॉक स्टेट में चला जाता है, और इधर दूसरी तरफ सेबेस्टियन पर उस डीमन का प्रभाव पड़ चुका था, जिससे वो अपना सिर खुद ही पटक रहा था। फिर सेबेस्टियन केटी के कहने पर दरवाजे पर बने छोटे एंट्री गेट को तोड़ देता है और केटी की बॉडी से इंस्क्रिप्शंस को निकालने लगता है, जिससे नेस्मरेनियन और भी ताकतवर होते जाएगा। एंड फाइनली केटी के अंदर का नेस्मरेनियन पूरी तरह आजाद थे और वो चिल्लाते हुए लेविटेट करती है। मॉट और सेबेस्टियन भी डीमन के इन्फ्लुएंस में होते हैं, और तो और ग्रैनी कार्मिन भी पोजेस्ड हालत में रीएनिमेट होती हुई आती है, और सेबेस्टियन अपनी ही मॉम को मारने के लिए दौड़ता है और लवीसा उससे बचने के लिए भागती है, और कार्मिन तो डारिया पर ही हमला कर देती है, और केटी खुद चार्ली से लड़ रही होती है। केटी तो चार्ली को ही काट कर खाने लगती है, और इधर कार्मिन अपने मुंह से बिच्छू निकालकर डालिया के मुंह में डाल देती है, और वो बिच्छू डालिया के मुंह में जाकर गले से छेद करके निकलने लगता है। ऐसे में डालिया तो अपने मुंह में हाथ डालकर बिच्छू को बाहर निकाल देती है और कार्मिन पर हमला करके भाग जाती है। इधर लवीसा खुद को बचाने के लिए अपने ही बेटे पर हमला करती है। दूसरी तरफ केटी का नेस्मरेनियन डीमन चार्ली से कहता है तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। फिर चार्ली केटी को जोर से पकड़ लेता है और डालिया से वही मंत्र चैंट करने कहता है जो उस वीडियो में वो मैजिशियन लेडी कर रही थी, लेकिन डालिया के गले में छेद होने की वजह से वह बोल नहीं पा रही थी। फिर भी वह होल को उंगली से दबाकर रिचुअल वाले मंत्र को चैंट करने लगती है। चैंटिंग करने से पोस्ट ट्रांसफर वाला रिचुअल शुरू हो जाता है और नेस्मरेनियन केटी के मुंह से निकलकर चार्ली के मुंह में जाता है, और चार्ली अपनी बेटी केटी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। गाइस, यहाँ पर होस्ट चेंज होता है तो कुछ टाइम के लिए कूलिंग पीरियड होता है, इसमें डीमन इनएक्टिव होता है। अब डीमन चार्ली के बॉडी में होता है। इसके बाद केटी नॉर्मल हो जाती है और अपनी माँ को पुकारती है। अब सब कुछ नॉर्मल था। अगले सीन में हम चार्ली को ताबूत के अंदर देखते हैं। फिर हम रिकवर्ड केटी को भी देखते हैं जो मॉर्स कोड में चार्ली को आई लव यू टैप करती है, और इधर चार्ली भी जवाब में आई लव यू ऑल टैप करता है। गाइस, अब दोनों बच्चे मॉड और सेबेस्टियन भी नॉर्मल हो चुके थे। अगले सीन में लरीसा डालिया को कॉल करके कहती है कि उसे चार्ली के बारे में कुछ बात करनी है। फिर हम एक जेल को देख पाते हैं जहां वो मैजिशियन लेडी होती है। डालिया की गोली से बच गई थी, बट फिलहाल वो जेल में है। फिर वहां पर एक नर्स आती है जो और कोई नहीं बल्कि लरीसा होती है। इधर डालिया चार्ली को व्हील चेयर पर लेकर आती है, और फिर डालिया कहती है कि अब क्या होगा वो तो पता ही होगा।
डालिया चैंटिंग स्टार्ट करती है और चार्ली की बॉडी से नस्परेनियन को मैजिशियन लेडी की बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं। सो ये थी ली क्रॉनेंस द मम्मी मूवी की स्टोरी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।